साथियों नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद राम शर्मा में। तो साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकर फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जानेंगे कि क्या अंतिम समय में ऐसी क्या तैयारी की जाए कि जिससे मनोविज्ञान के आने वाले 5-7 प्रश्नों का अपन सही से उत्तर दे सकें और 5-7 प्रश्नों को अपन डील कर सकें। तो साथियों, इसी सीरीज में मैं आपको ले चलता हूं हमारे YouTube चैनल पर और अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि किन किन टॉपिकों को पढ़कर हम 5 या 7 प्रश्नों का जुगाड़ कर सकते हैं, 5 या 7 प्रश्न बना सकते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी फर्स्ट पेपर में 5 या 7 प्रश्न जो भी आए उनका सही उत्तर दे पाए, सटीक उत्तर दे पाए। साथियों, इसी आशा के साथ एक मोटिवेशन लाइन से हमारी क्लास की शुरुआत करता हूं कि तूफानों के डर से नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, आप तैयार हो जाएं कि ऐसा क्या करें कि शिक्षा मनोविज्ञान की फर्स्ट पेपर में 5 या 7 प्रश्न आए तो वो हमारे सारे के सारे डील हों, सारे के सारे हम उनका उत्तर दे पाएँ और सही और सटीक उत्तर दे पाएँ। तो साथियों, इसी बीच हम आगे ले चलते हैं आपको हमारे चैनल पे। तो साथियों, ये जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2025 5 से 7 प्रश्नों का जुगाड़ कैसे हो। तो साथियों, ले चलता हूँ आपको पाठ्यक्रम की ओर। तो साथियों, हमारे पाठ्यक्रम में एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो पाठ्यक्रम में है, जो मुख्य रूप से 5 बिंदु दिए हुए हैं। साथियों, आप देख सकते हैं मुख्य रूप से हमारे कितने बिंदु एजुकेशनल साइकोलॉजी के 5 बिंदु दिए हुए हैं। कितने बिंदु दिए हुए हैं साथियों? 5 बिंदु दिए हुए हैं। अब इन 5 बिंदुओं का हम कैसे डिवाइडेशन करें या कैसे इन 5 बिंदुओं में से उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को अपन निकालें जो परीक्षा में हमें दिखेंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमने पिछले वर्षों के पेपरों का अध्ययन करके बहुत अनुभव किया है कि लगातार एग्जामिनर एक ही ऐसे टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता रहता है जिससे वो परीक्षा में सवाल डालता ही है। तो साथियों, जैसे हम जब फर्स्ट ग्रेड बनकर विद्यालय में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ हमें बच्चा 13 से 14 साल की उम्र से ऊपर ही ऊपर मिलेगा कक्षा में पढ़ाने के लिए। कक्षा में जब हम अध्यापन करवाने जाएंगे तो साथियों, हमें शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। हमें शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों का, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणाओं का हमें विद्यालय के संगठनात्मक स्तर पर उसका काम करना होता है। विद्यालय में हम किसी बच्चे की शारीरिक व्यवस्था, किसी बच्चे की मानसिक योग्यता, किसी बच्चे की संवेगात्मक योग्यता, किसी बच्चे की सामाजिक और सांस्कृतिक और नैतिक विभाजकता को हम बांटते हैं, उनको देखते हैं, उनको डील करते हैं। साथियों, तो एजुकेशन साइकोलॉजी जब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जब उठा के देखते हैं तो महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं साथियों, जिन बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। अब इन बिंदुओं में से भी ऐसे कौन से बिंदु हैं साथियों जो हमारे 5 से 7 प्रश्नों का जुगाड़ करवा दे। तो इसी बीच तो हम क्लास लेके आए हैं साथियों। तो देखिए, हम 5 से 7 प्रश्नों का जब जुगाड़ करेंगे साथियों तो देखेंगे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत कि हम क्या ऐसे बिंदु हैं जिनका अपन उपयोग करके और 5 से 7 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणाओं के बारे में जानते हैं तो शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, उसका दायरा में उसका क्षेत्र और उसकी कार्य किसी भी अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष में या विद्यालय में अध्यापन कराने से पूर्व शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा में आने वाली सिखाने में आने वाली समस्याएं, विद्यालय में आने वाली बच्चों की समस्याएं, विद्यालय में होने वाले बच्चों के साथ सह शैक्षिक गतिविधियाँ आदि का उल्लेख हम शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। उसके क्या क्या क्षेत्र होते हैं, शिक्षक के क्या क्या दायित्व होते हैं विद्यार्थी के प्रति। तो ये यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत बहुत अधिक संभावना होती है साथियों।
तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस महत्वपूर्ण बिंदु से साथियों एक या दो प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिल जाए। एक या दो प्रश्न साथियों हमें इस महत्वपूर्ण बिंदु से परीक्षा में देखने को मिल जाए। अब एक या दो प्रश्न से साथियों हमारा काम, अब शैक्षिक मनोविज्ञान में हमें पढ़ना क्या है कि शैक्षिक मनोविज्ञान है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किस किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का यूज कहाँ लिया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में ज़रूरत क्या पड़ी कि हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ें, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक के क्या दायित्व हैं, विद्यार्थी के क्या कर्तव्य हैं, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी अवधारणाएं हम शैक्षिक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। तो साथियों आप लगा लीजिए कि शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाओं से एक प्रश्न और शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप्स एंड वर्क्स से यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। आप परीक्षा में जिस दिन जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरी बताई हुई बातों को याद करोगे कि हाँ सर ने बताया था कि शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं, उनके किस किस मनोवैज्ञानिक ने किस किस परिभाषा को मान्यता दी है और उसका वर्क स्कोप क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है। ये सारी के सारे विभाजन जैसे ही अपन क्लास लेंगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और इन सब का एक साथ समग्र अध्ययन करेंगे। अब साथियों लेके चलता हूँ मैं अलग बिंदु पर, नए टॉपिक पर, और ये दूसरे टॉपिक में कि साथियों की दूसरे टॉपिक में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है जिसमें अपन पढ़ें। तो साथियों मैंने आपको बताया पहले ही कि जब हम शैक्षिक मनोविज्ञान फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ते हैं साथियों, तो वहाँ किशोर अभ्यर्थियों या किशोर अवस्था के बच्चों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो साथियों आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड है, आज की परीक्षाएं, आज की समय की मांग है कि हम मानसिक रूप से किशोरों को कैसे मजबूत बना सकें, मानसिक रूप से किशोरों में किस प्रकार से उनके मानसिक स्वास्थ्य को हम सुरक्षित कर सकें और मानसिक स्वास्थ्य को हम बढ़ावा दे सकें। तो साथियों स्वाभाविक सी बात है और सीधी सी बात है, स्पष्ट रूप से बात है, जब हम किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो उसके शारीरिक विकास के भी बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक विकास के बारे में पढ़ते हैं, भावनात्मक विकास के बारे में पढ़ते हैं और नैतिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों आज के युग AI जैसे युग में तो साथियों हमें इनमें से भी मुख्य बिंदु में पढ़ने की जो ज़रूरत है, जहाँ से प्रश्न उठने की 100% संभावना है, तो साथियों वो बिंदु है संज्ञानात्मक विकास, किशोर अवस्था के बच्चे का मानसिक विकास और उसका भावनात्मक और नैतिक विकास। साथियों अगर आप पढ़ना चाहें तो शारीरिक विकास भी पढ़ सकते हैं, सामाजिक विकास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समय की मांग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और साथियों निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि परीक्षा में एक प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो उस दिन आप हमें याद करेंगे कि हाँ कि एक या दो प्रश्न आपको यहाँ से मिले कि सर ने जो टॉपिक बताए उन्हीं टॉपिकों से या उन्हीं विषय वस्तुओं से हमें प्रश्न मिले हैं। तो साथियों ये द्वितीय टॉपिक के रूप में हम आगे बढ़े थे। अब जैसे ही जैसे अपन आगे चलते हैं तो आगे लेके चलते हैं अधिगम के बारे में। तो साथियों एक बार इसको हम छोड़ते हैं तो इसमें अपन के दो महत्वपूर्ण बिंदु, अगर आप अधिगम पढ़ना चाहें तो आप साथियों पढ़ सकते हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे 100% संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे और प्रश्न बनने चाहिए, क्योंकि साथियों आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में विज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। लोग समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, लोग कुसमायोजित हो रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, समायोजन का स्थिति खराब हो गई है। तो साथियों मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की अवधारणा और क्या समायोजन की टेक्निक्स होनी चाहिए, हमें समायोजित करने में क्या क्या चीज़ हमें मदद करती है। तो साथियों ये बिंदु, यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से। तो साथियों यहाँ से आपको दो प्रश्न जरूर यहाँ से मिलेंगे। मैं आपको निश्चित तौर पर
विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से आपको 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे साथियों इस टॉपिक से। एक टॉपिक तो मिलेगा आपका मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे समृद्ध बनाया जा सके, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हम मजबूत बना सकें, और अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति परेशान है तो वो समायोजन कैसे कर सके, समायोजन तंत्र क्या होना चाहिए, एक अच्छा समायोजन तंत्र क्या होना चाहिए, कि समायोजन के लिए कौन कौन सी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं, किस किस स्थितियों में हमें समायोजन करना चाहिए, और जब हम कुसमायोजित होते हैं तो साथियों बदनासा, कुंठा, दबाव, द्वंद्व आदि का शिकार होते हैं, जिससे हमें बहुत सारी गतिविधियां झेलने को मिलती है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा साथियों। मैं अधिगम की बात नहीं करता, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की अवधारणा की जरूर बात करता हूँ, क्योंकि साथियों यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। तो साथियों हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण बिंदु और रह जाता है, जिसको अपन देखते हैं, और ये बिंदु है साथियों भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसका निहितार्थ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस साथियों, जैसे आज एआई का ज़माना है तो ऐसे ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता है साथियों। सभी में आईक्यू तो है लेकिन ईक्यू नहीं है। जब ईक्यू नहीं होता है तो व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है, समाज के साथ नहीं बैठ पाता है, समाज के साथ समायोजित रूप से नहीं। हमें बुद्धि हमें क्या देती है? बुद्धि हमें विवेक की क्षमताएं देती है, हमें तर्क करने की क्षमताएं देती हैं। लेकिन साथियों जब हम केवल बुद्धि ही बुद्धि के रूप से सोचते हैं, केवल विचारों की ग्रहणशीलता से ही सोचते हैं, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, उस ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते जिस ढंग से हम ईक्यू के लेवल पर डिसीजन लेते हैं, दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं। अगर साथियों हम दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखेंगे तो साथियों ना तो हम अपना बुरा कर पाएंगे ना किसी दूसरे का बुरा कर पाएंगे। तो शिक्षण अधिगम में कि जब आप विद्यालय में जाओगे तो आपको बच्चे मिलेंगे, तो साथियों उनकी भी भावनाओं का आपको ध्यान रखना है, और उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आपको उनको उनके लक्ष्य में हासिल करवाएं, कैसे उनको लक्ष्य अचीव करवाएं, कैसे उनको आगे बढ़ने की सीख दें। तो इस बुद्धिमत्ता का एक ही उद्देश्य है कि हम कितने इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने सामाजिक जीवन में अपनाएं। तो साथियों ये अपने महत्वपूर्ण बिंदु हुए। तो यहाँ से भी साथियों 1 या 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है, और सीधे सीधे प्रश्न आएंगे साथियों, जो आपको सीधे सीधे मिलेंगे, हमारे नोट्स से मिलेंगे साथियों। तो ये अगर हम इन ही बिंदुओं को पढ़ते हैं या इन्हीं बिंदुओं को अगर हम कर लेते हैं, अगर साथियों आपके पास समय है तो सारे बिंदुओं को पढ़ना जरूरी है, लेकिन नहीं भी समय है तो आप सीखने के व्यावहारिक संरचनात्मक सिद्धांत और इसके निहितार्थ को आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें से हल्का सा प्रश्न आता है, संभावना कमी होती है यहाँ से प्रश्न आने की। लेकिन हमें पाठ्यक्रम के किसी भी बिंदु को हल्का नहीं मानना है, किसी भी बिंदु को कमज़ोर नहीं मानना है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी ईंटों से ही एक बड़े भव्य मकान का निर्माण होता है। तो साथियों छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं वही हमारी सफलता को निश्चित करते हैं, हमारी सफलता को बढ़ावा देते हैं। तो साथियों जो मैंने मुख्य बिंदु बताए उन बिंदुओं को तो आप अध्ययन करें। और साथियों एक विशेष तौर पर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एक मानक पुस्तक को अपना आधार बना लें, किसी भी एक, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो RBSC की 11-12 की बुक हो। तो उससे क्या होता है कि आप जब भी कंफ्यूज होंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और हम प्रयास करेंगे कि आपको सरल और सहज रूप में मनोविज्ञान की अवधारणाओं को आप तक पहुँचाने का हम कार्य करें। तो साथियों आपका विश्वास ही हमें आगे बढ़ाने के लिए मजबूती प्रदान करेगा। तो आप तैयारी करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी में बिजी रहें, व्यस्त रहें। तो साथियों लेकिन आपको कहीं भी भटकाव नहीं लेना है, कहीं भी भटकना नहीं है। जो भी मार्केट में हवा चल रही है उस हवा के अकॉर्डिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है कि सबसे बड़ा सवाल क्या आगे बढ़ेगी परीक्षा फर्स्ट ग्रेड या RS। तो साथियों इस
माया जाल में हमें पड़ना नहीं है, हमें अपनी तैयारी को मजबूती से करना है, क्योंकि सरकार की अभी मंशा नहीं है कि आपकी परीक्षा को आगे बढ़ाए, किसी भी परीक्षा को सरकार आगे बढ़ाए, क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध है परीक्षाएं समय पर करवाने से। अगर एक परीक्षा अगर डिले होती है तो साथियों राज्य सरकार की छवि पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, और आरपीएससी अब चाहेगी कि अपनी छवि एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में बनाए, तो उस संस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार नहीं चाहेगी कि डेट आगे बढ़े। तो फिर भी साथियों हमें जो डेट सरकार ने या जो डेट आरपीएससी ने हमें दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ बनाना है, तैयार करना है। तो फिर भी अगर डेट बढ़ती है तो इसमें बेनिफिट्स अपना ही है साथियों, क्यों हमें प्रैक्टिस करने के लिए समय मिलता है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत समय मिलता है साथियों। अगर परीक्षा समय पर होती है तो उसके लिए भी हमें तैयार होना है, अगर डेट आगे भी बढ़ती है तो इसमें भी हमारा बेनिफिट है साथियों। लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल भी भटकाव की स्थिति में नहीं आना है। अगर यहाँ से भटक गए साथियों तो फिर मंजिल मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी बात को याद रखते हुए मार्केट की किसी भी अफवाह को आपको ध्यान में नहीं देना है, फिर भी आपको अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखनी है और बनाए रखनी है साथियों। अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, मस्त रहें और तैयारी ज़बरदस्त करें, जिससे आप जल्द से जल्द विद्यालय में पहुँचें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।